नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान, और विज्ञान में चैप्टर 5 है हमारा दैनिक जीवन में रसायन। इसका एक भाग हमने पढ़ लिया था जो पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट सेकंड है वो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा दैनिक जीवन में अम्ल है, क्षार है और लवण है, इनके उपयोग। यानी दैनिक जीवन में हम अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ पर लवण का प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है अम्लों का उपयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्ल हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल है। इनका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो पहला जो पॉइंट है वो आपके है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये नाइट्रिक अम्ल है। इनको हम क्या कह सकते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। और इनका उपयोग विभिन्न उद्योग धंधों जैसे औषधि, पेंट, उर्वरक आदि में होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक उद्योगों में बॉयलर को अंदर से साफ करने में और सिक और सैनिटरी को साफ करने में विशेष रूप से काम आता है। और नाइट्रिक अम्ल उर्वरक बनाने में, चांदी व सोने के गहनों को साफ करने में काम आता है। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट दिया गया है इसमें नाइट्रिक अम्ल का उपयोग है। यानी नाइट्रिक अम्ल है HNO3, ये इसका फार्मूला है। और इसका उपयोग अम्लराज बनाने में किया जाता है। यानी नाइट्रिक अम्ल है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अम्लराज बनाने में किया जाता है, जिसमें एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl होता है। और अम्लराज का दूसरा नाम एक्वारेजिया होता है। ओके, और एक्वारेजिया या अम्लराज कैसे बनता है? जिसमें एक भाग होता है वो तो नाइट्रिक अम्ल का होता है और 3 भाग किसके होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होते हैं। और यह सोने जैसे धातु को भी विलय कर देता है। यानी ये सोना, प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गलाने में क्या होता है? समर्थ होता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है सल्फ्यूरिक अम्ल सेल, कार की बैटरी और उद्योगों में काम आता है। और सल्फ्यूरिक को अम्लों का राजा भी कहते हैं। यानी अम्लों का जो राजा होता है, किंग होता है, यानी किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। और चौथा पॉइंट है पौधों और जंतुओं से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। यानी जो अम्ल पौधों और जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन अम्लों को क्या कहते हैं? कार्बनिक एसिड कहते हैं। जैसे सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, ये सब कार्बनिक अम्ल हैं। और पांचवा पॉइंट है कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल सिरके के रूप में खाद्य पदार्थ को, अचार आदि को संरक्षित करने में और लकड़ी के फर्नीचर आदि को साफ करने में काम आते हैं। यानी जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो एसिटिक अम्ल सिरके के रूप में और खाद्य पदार्थों को, अचार आदि को संरक्षित करने में और लकड़ी के फर्नीचर आदि को साफ करने में काम आते हैं। उसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक है क्षारों के उपयोग। यानी जो अक्षारीय पदार्थ हैं उनका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो इसमें भी पहला पॉइंट है हमारा कि जो क्षार होते हैं उनका उपयोग उद्योगों में प्रमुखता से होता है। जैसे साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग और वस्त्र उद्योग आदि में इनका उपयोग होता है। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ये इसका फार्मूला है जो कि संगमरमर
यानी मार्बल्स के रूप में, फर्श बनाने में, धातुक्रम में और लोहे के निष्कर्षण में और सीमेंट बनाने में उपयोग लिया जाता है। और तीसरा पॉइंट है आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड आता है उसका फार्मूला होता है, इसका दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, यानी Mg का होल ट्वाइस इसको कहा जाता है। और यह एंटासिड पेट की अम्लता को और पेट की कब्ज को दूर करने में उपयोग में लिया जाता है। यानी जो पेट की अम्लता को दूर करने में किस अक्षारक का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद में है लवणों के उपयोग, यानी साल्ट हैं, उनके उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, धातुक्रम में और लोहे के निष्कर्षण में, सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट, यानी इसका फार्मूला AgNO3, फोटोग्राफी में, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक तथा विस्फोटक बनाने में, और जो फिटकरी है उसको जल के शोधन में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। और इनके जो रासायनिक सूत्र हैं वो आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, यानी रासायनिक सूत्र है वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यानी हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पीएच स्केल से, या इसकी परिभाषा पूछे या कुछ पदार्थों के पीएच मान पूछे, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके ज़रूर आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई। तो सर्वप्रथम पीएच स्केल बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, सोरेनसन। और इन्होंने कब बनाई थी, 1909 में। पीएच स्केल का उपयोग अम्ल और क्षार की सामर्थ्य नापने में किया जाता है, और यह स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। और यहाँ पी एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या है, जिसे मतलब पुषांश कहते हैं, और ये किसका सूचक है, ये शक्ति का सूचक है। और H किसका सूचक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का। अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। यानी पीएच स्केल की परिभाषा क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच स्केल कहा जाता है। या अम्लता और अक्षारकता को मापने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। और ये इसका फार्मूला है pH बराबर -log10 H+। चूँकि विलयन में मुक्त H+ आयन नहीं होते हैं और ये जल योजित होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, अतः pH का मान निम्न भी होता है। pH बराबर -log10 या हाइड्रोनियम आयन। H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना ही कम होगा। यानी हाइड्रोजन आयन हैं उनकी सांद्रता यदि ज़्यादा होगी, यदि ज़्यादा है तो pH का मान उतना ही कम होगा। उदासीन विलयन के लिए pH का मान, अब उदासीन विलयन के लिए pH का मान कितना होता है, 7। तो उदासीन विलयन के लिए pH का मान 7 होता है। और उदासीन जल के लिए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होती है, और इसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। यदि किसी विलयन की pH का मान 0 से 7 तक है तो वह विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। मतलब यदि किसी भी विलयन की pH का मान 7 से कम होता है तो वह क्या होता है, अम्लीय। और 7 यदि 7 है तो वह कैसा होगा, उदासीन। और 7 से ज़्यादा है तो वह क्या होगा, क्षारीय। यह आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अतः pH का मान अम्लों तथा अक्षारों की सामर्थ्य विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी जो pH है उसका मान अम्लों तथा क्षारों की सामर्थ्य विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन उनकी सांद्रता पर निर्भर करता है। और हाइड्रोजन आयनों की अधिक सांद्रता प्रबल अम्ल और हाइड्रोक्सिल आयनों की अधिक सांद्रता किसको व्यक्त करती है, प्रबल अक्षारों को व्यक्त करती है।
अब निम्न विलयनों की पीएच का मान, जठर रस है तो इसकी पीएच का मान कितना होता है 1.2, और नींबू का रस इसकी पीएच का मान कितना होता है 2.2, और शुद्ध जल इसकी पीएच का मान कितना होता है 7, और रक्त की पीएच का मान कितना होता है 7.4, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसकी पीएच का मान कितना होता है 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी विलयन का पीएच मान कितना होता है 14 यानी 14। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और आगे है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और इनसे भी आपके इस टॉपिक से भी आपके एग्ज़ाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछा भी जा चुका है। वो मैं आपको आगे नेक्स्ट में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का अत्यंत महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे शरीर का पीएच प्रास 7.0 से 7.8 के बीच ही कार्यशील रहता है। यानी हमारा शरीर है उसका जो पीएच प्रास है वो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, और जीवित प्राणियों की सभी जैविक गतिविधियां इसी पीएच मान की प्रास में होती हैं। यानी जो जीवित प्राणी होते हैं उनकी सभी जैविक गतिविधियां इसी पीएच मान की प्रास में होती है, यानी 7.0 से 7.8 के बीच। उसके बाद में है उदर में अम्लता, यानी पेट में अम्लता। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है। यानी हमारा जो पेट होता है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है, और अपच होने पर उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है जिससे पेट दर्द व जलन का अनुभव होता है, और इससे मुक्त होने हेतु एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यानी पेट की अम्लता को दूर करने में या पेट की कब्ज को दूर करने में किस अक्षारक का उपयोग किया जाता है, एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद में है दंत अक्षय, यानी दांतों में जो अक्षय होता है, जो दर्द होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संक्षारित होने लगता है। यानी जो मुंह होता है और उसका जो पीएच मान वो 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संक्षारित होने लगता है, और दांतों का इनेमल कैल्शियम का फास्फेट से बना होता है। यानी दांतों का जो इनेमल होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, और भोजन के बाद मुंह साफ करके इस अक्षय को रोका जा सकता है। उसके बाद में है कीटों का डंक, यानी कीटों का डंक जैसे मधुमक्खी हैं, चींटी हैं, मकोड़े हैं, इनके डंक हैं वो एक प्रकार का अम्ल स्त्रावित करते हैं। तो हम बात करेंगे इसकी। मधुमक्खी, चींटी या मकोड़े जैसे कीटों के डंक अम्ल छोड़ते हैं जो हमारी त्वचा के संपर्क में आता है, और इस अम्ल के कारण ही त्वचा पर जलन व दर्द होता है। यदि उसी समय क्षारकीय लवणों जैसे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग उस स्थान पर किया जाए तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाता है। उसके बाद में है अम्ल वर्षा। यह आपके एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी बार पूछ लिया जा चुका है अम्ल वर्षा के बारे में, एसिड रेन के बारे में। तो आप अच्छे से इसको टॉपिक को तैयार कर लीजिए। अम्ल वर्षा, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। यानी वर्षा के जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा से फसल, जीव से लेकर पूरा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है,
और प्रदूषकों पर नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद में है मृदा की पीएच। मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है और उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग करके अच्छी फसल हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।